हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र और हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आदर्श कैरियर पॉइंट है उस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में अपन अपने एडवांस मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और एडवांस मैथ्स का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले मैं यदि आपके सामने बात करता हूं तो आज अपन जो टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। अब क्षेत्रमिति में मैं जब बात करता हूँ तो क्षेत्रमिति में दो प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं अपन। ठीक है भाई, जो क्षेत्रमिति में दो प्रकार की चीज़ें किस प्रकार से पढ़ते हैं, इनमें एक तो अपन पढ़ते हैं 2D के बारे में पढ़ते हैं और एक दूसरा अपन क्षेत्रमिति में ही बात करते हैं तो अपन पढ़ते हैं 3D के बारे में। एक तो अपन पढ़ते हैं क्षेत्रमिति में 2D के बारे में और एक अपन क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं किसके बारे में, 3D के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रमिति में जब मैं बात करता हूँ तो 2D में दो चीज़ें काम में आती हैं। 2D में एक तो अपने को काम में आता है परिमाप, काम में आता है, और 2D में एक अपने को यहाँ पर जो काम में आता है वो कौन आता है, क्षेत्रफल काम में आता है। अपने को एक तो परिमाप काम में आता है और एक अपने को कौन काम में आता है, क्षेत्रफल काम में आता है। परिमाप की बात करता हूँ, परिमाप पैरामीटर, या इसको कई बार अपन एक शब्द और काम में ले लेते हैं, इसकी जगह अपन क्या काम में ले लेते हैं, परिधि काम में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक निकालते हैं अपन क्षेत्रफल। जैसे ही मैं 3D की बात करता हूँ तो 3D में विद्यार्थियों देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो एक तो इसमें निकलता है क्षेत्रफल। 3D की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक तो अपन बात करते हैं किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। अपनी यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं एरिया के बारे में। अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, बात कर लेते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो दूसरे अपने पास में जो बातचीत होती है वो लेकर के होती है, तो वो होती है आयतन वॉल्यूम को लेकर के अपने सामने क्या होती है, ये कहानी की बातचीत होती है। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो 2D में परिमाप और परिधि एक ही चीज़ होते हैं, जिनको पैरामीटर या सरकमफेरेंस अपन बोल देते हैं, उनके बारे में बात होती है। दूसरी यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में बातचीत होती है। फिर मैं जब 3D की बात करता हूँ, 3D में अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं, और क्षेत्रफल में जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर क्षेत्रफल की और आयतन की बात अपन लोग करते हैं। जब मैं आपके सामने बात करता हूँ कि मेरे को कहीं पर भी लंबाई को मापना हो, कहीं पर मेरे को लंबाई को मापना हो, कहीं पर मेरे को चौड़ाई को मापना हो, और कहीं पर मेरे को किसको मापना हो, ऊंचाई या गहराई को मापना होता है, तब जो मेरे मात्रक होता है, इकाई होती है मात्रक की, उसके ऊपर जो हमेशा घात है वो कितना रहता है, 1 रहता है। उसके ऊपर जो घात है मेरा हमेशा वो कितना रहता है भाई, 1 रहता है। अब मात्रक के ऊपर घात 1 रहता है। जैसे ही मैं परिमाप और परिधि की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो अपने मात्रक आएगा, मात्रक की जो इकाई आती है, इसके लिए मात्रक जो इकाई आती है उस इकाई के ऊपर जो घात होती है वो 1 होती है। यानी मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। इस प्रकार से अपने यदि बात करते हैं तो एक घात वाले क्या होते हैं, इसमें अपने मात्रक होते हैं। और अब परिमाप के जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ परिमाप कहानी क्या होती है, परिमाप की जब मैं बात करता हूँ, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। माप का मतलब क्या होता है, आमाप। शब्द को तोड़ते हैं देखो, परिमाप शब्द को, तो परिमाप शब्द को जब अपन यहाँ पर तोड़ते हैं तो इस प्रकार से यदि मैं आपके सामने इसके बारे में बात करता हूँ, देखो ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास में परिमाप शब्द है। और आप लोग इस चीज को देखो अच्छे से समझना, इस चीज के बारे में कि जो परिमाप हमने शब्द लिया है, ये परिमाप शब्द जो है 2 शब्दों से बना है। इसमें एक तो अपने पास में लिखा हुआ है परि, और दूसरा इसमें शब्द कौन सा है, माप। परि प्लस माप। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। माप का मतलब होता है उसका आकार, आमाप, उसकी साइज। ठीक है, तो चारों ओर का जो उसका माप होता है वही उसका क्या कहलाता है भाई, परिमाप कहलाता है। इसके चारों ओर का जो माप होता है वही इसका क्या कहलाता है, परिमाप। चारों ओर, जैसे मैं अपने स्टूडियो में इस डिजिटल बोर्ड की यदि बात करता हूं तो डिजिटल बोर्ड की जो चारों ओर की जो लंबाई है, चारों ओर की लंबाइयों का जो योग है वही अपना इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। चारों ओर की लंबाइयों का जो योग है वही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो उस कमरे की चारों दीवारों की लंबाइयों का जो योग है वही आपका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। आप खेत के चारों ओर बाउंड्री करना चाह रहे हो तो बाउंड्री करने के लिए यदि आपको तार लगाना है,
तो वो तार लगाने के लिए उसका परिमाप निकालना पड़ेगा कि मैं एक राउंड पूरा करने में कितनी दूरी तय करूंगा, कितनी लंबाई चलूंगा। वो मेरा क्या कहलाता है, मेरा परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति के चारों ओर की लंबाई का योग, चारों ओर की लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। आगे मैं नेक्स्ट स्टेप में बात करता हूं क्षेत्रफल के बारे में। आगे मैं नेक्स्ट स्टेप में बात किसके बारे में करता हूं, क्षेत्रफल के बारे में। अगली नेक्स्ट स्टेप में मैं आपके सामने देखो बातें कर रहा हूं। देखो क्षेत्रफल की जब मैं आपके सामने बात करता हूं तो क्षेत्रफल, क्षेत्र और फल, क्षेत्रफल का मतलब होता है जो आपका क्षेत्र है वही आपका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। इस बोर्ड के चारों ओर की लंबाइयों का मैंने योग लिया, वो मेरा परिमाप था। इसका ये पूरा भाग ले लूं मैं, इसका पूरा भाग ले लूं तो ये इसका क्या है भाई, क्षेत्रफल है। इसका पूरा भाग मैं ले लूं तो ये इसका क्या है भाई, क्षेत्रफल होता है। जैसे आप खेत की बात कर रहे होते हैं तो खेत के चारों ओर जो मेड़ लगानी है, तार लगाना है, वो तो आपका है परिमाप है। उसके बीच में जिस खेत को जोत रहे हो, जिसमें फसल उगा रहे हो, वो उसका क्या है, क्षेत्र है। वो उसका क्या है, क्षेत्र है। क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है। इसके यदि मैं मात्रक की बात करता हूं तो इसका जो मात्रक होता है वो इकाई के ऊपर हमेशा 2 घात आती है। इकाई के ऊपर हमेशा 2 घात आती है, क्योंकि एक लंबाई की एक चौड़ाई की गुणा करने पर, एक को एक से गुणा करता हूं, एक की घात 2 बन जाता है। यानी घात कितनी बन जाती है, 2 बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर या तो मीटर का स्क्वायर हो सकता है, या सेंटीमीटर का स्क्वायर हो सकता है, या किलोमीटर का स्क्वायर हो सकता है। कई बार इसी की जगह एकड़ काम में ले लेते हैं, कई बार इसकी जगह अपन हेक्टेयर को काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार की सारी जो इकाइयां होती है वो किस चीज़ की होती है, क्षेत्रफल की इकाइयां होती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी क्लासरूम में बैठ के, जहाँ जिस अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, बिल्कुल आपको शांति प्रिय तरीके से बैठ करके पढ़ना है, अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। और आप जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासेज में बैठ करके पढ़ते हैं उसी के बराबर आपको ये फीलिंग्स लेनी है कि मैं एक सर के सामने बैठा हूँ और यहाँ पर मैं बैठे बैठे क्लास में आपको समझा रहा हूँ, और आप लोग जो हैं इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, अच्छे से चीज़ों के साथ में डील कर पा रहे हैं। आगे देखो, अपने पास जब 3D की बात करता हूं तो 3D में 2 चीजें बनती है, एक क्षेत्रफल बनता है और एक क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। जब मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, क्षेत्रफल की पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहां पर समझा दी है। जब मैं बात करता हूं किसके बारे में, आयतन के बारे में। आयतन का मतलब क्या होता है, समता। आयतन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, समता होता है। आयतन का जो मतलब है वो क्या होता है, तो आयतन का मतलब होता है धारिता। आयतन का मतलब क्या होता है, धारिता। आयतन का मतलब समता, आयतन का मतलब धारिता, वॉल्यूम, कैपेसिटी, सारी चीजें जो होती है वो क्या होता है, अपना आयतन होता है। आयतन की कहानी की जब मैं बात करता हूं तो आयतन के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। लंबाई भी चाहिए इसके लिए चौड़ाई भी चाहिए, और इसके लिए ऊंचाई या जिसे मैं कह सकता हूं गहराई की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे अपने इस बोर्ड की जब मैं बात कर रहा था तो बोर्ड की तो अब मैं यहाँ से इसका क्षेत्रफल नहीं, आयतन नहीं निकाल सकता। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि आपका कमरा है, उस कमरे में अपन परिमाप हमने चारों ओर की बाउंड्री ले ली, क्षेत्र उसका फर्श पर आता है, और मैं कह दूं उसका आयतन निकालना, तो जितनी ऊंचाई तक उसमें अपन सामान भर सकते हैं, उस कमरे में जितना अपन सामान भर सकते हैं, जितना उसमें ठूस ठूस के सामान डाल सकते हैं, वही अपना क्या है, उसका आयतन है। कि उसमें कितना सामान भर सकते हैं वो अपना क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। और आयतन निकालने के लिए उसका फर्श, और फर्श पर कितनी ऊंचाई तक मैं सामान डाल रहा हूं उससे गुणा कर दिया जाए तो वो क्या आ जाता है, आयतन। अर्थात जब मैं आयतन की बात करता हूं तो आयतन बराबर हो जाता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन बराबर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल गुणा क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। यदि मैं इसके मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक जो है वो आता है 3 चीजें आगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो मात्रक जो है वो होता है इसका इकाई की घात 3। मात्रक जो होता है उसका इकाई की घात 3, यानी मीटर का क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर का क्यूब हो सकता है, किलोमीटर का क्यूब हो सकता है कि इसमें लीटर में समता दे दी जाए, आयतन लीटर में भी हो सकता है। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो इन चीज़ों को आप एक बार सभी अच्छे से नोट कीजिए।
अब इसके बाद देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो अब अपन यहाँ पर आज जो अपना पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति 2D। अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट किसको करेंगे, क्षेत्रमिति 2D को स्टार्ट करेंगे। और 2D की जब मैं बात करता हूँ तो 2D में सबसे पहला जो मेरी आकृति आने वाली है, वो मेरी सबसे पहली जो आकृति मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ आयत के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ मैं, आयत के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। आयत की जब अपन बात करते हैं तो आयत देखो आकृति किस प्रकार की होती है। तो आयत के लिए देखो आप सभी एक बार अच्छे से सामने ध्यान दे लीजिए। इस प्रकार की जो अपनी आकृति होती है वो अपनी आकृति किस चीज की होती है, ये जो अपनी आकृति है वो जो आकृति अपनी होती है ये अपनी आयत की जो अपनी क्या होती है, आकृति होती है। आयत की आकृति के बारे में जब मैं बात करता हूं यहाँ पर देखो, इसका अपन कलर चेंज कर लेते हैं, शायद अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं दे रही होगी। तो देखो इसका अपन कलर चेंज कर देते हैं। तो अब देखो इस प्रकार की जो अपनी आकृति होती है वो अपनी आकृति किस प्रकार की होती है, आयत की आकृति होती है। आयत में अपने को दो चीजें जो इधर से इधर में जा रहा हूं, इसको देखो नॉमिनेट में यहां कर देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मेरे पास में यहां पर क्या दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, अब मैं यदि बात कर देता हूं यहां पर, तो इसमें दो चीजें अपने को ये ध्यान में रखने वाली है कि यहां से यहां तक जो ये मैं मेजर करता हूं, यहां से यहां तक की ये होती है इसकी लंबाई, जिसको मैं ले रहा हूं किस चीज से, एल से। और ये वाली जो है यहां से लेकर के यहां तक ये होती है इसकी चौड़ाई, जिसको मैं ले रहा हूं किससे, बी से। एक इसकी लंबाई है और एक इसकी क्या है, चौड़ाई है। एक चीज का ध्यान रखना कि इधर जो ए बी की लंबाई है उतनी की उतनी लंबाई ही किसकी होती है, सी डी की होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट ध्यान से समझो कि जितना ए बी की लंबाई है उतनी ही लंबाई किसकी है, सी डी की है। जितनी लंबाई बी सी की है उतनी ही लंबाई किस चीज की है, एडी की है। अर्थात मैं यदि यहाँ पर बात करता हूँ तो आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच का जो एक गैप चल रहा है वो समान चल रहा है क्या, और ये बताओ इन दोनों के बीच का भी गैप समान चल रहा है क्या। और जिनके बीच का गैप समान होता है वो कहलाती है समानांतर भुजाएं। कैसे कहलाती है, समानांतर, यानी जिनके बीच का अंतर समान होता है वो समांतर कहलाती है। क्योंकि देखो समांतर शब्द की जब मैं आपके सामने बात करता हूं तो आप सब कह दोगे कि सर ये दो शब्दों से बना है, कौन कौन से समान प्लस अंतर। समान प्लस अंतर, समान का मतलब एक समान होता है, जिनके बीच का अंतर होता है, जिनके बीच का अंतर समान होता है वो कौन सी कहलाती है, वो समानांतर भुजाएं कहलाती है। वो कौन सी भुजाएं कहलाती है, समानांतर भुजाएं कहलाती है। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ कैसी होती है, समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर होती है। क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट्स। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ ही इनमें कि आयत की बात करता हूँ तो आयत में पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं, आयत के आमने सामने की भुजाएं परस्पर समान तथा समांतर होती है। परस्पर समान तथा समांतर, परस्पर समान तथा समांतर होती है। उम्मीद है ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होने के साथ साथ में समानांतर होती है, पैरेलल होती है, यानी सेम एंड पैरेलल। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आप सभी को यहाँ पर दिख पा रहा है कि ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अर्थात मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है,
90 डिग्री का होता है। चलो अब मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ कि साहब एक 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो आयत के चारों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? तो 90 90 90 और 90 जोड़ोगे 360 होता है। तो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयत के सभी अंतः कोणों का योग, आयत के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है कि आयत के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री होता है। देखो आयत के जब मैं बात करता हूँ, आयत में भुजाएं होती है 4। आयत में भुजाएं कितनी होती है? 4। तो आयत जो है वो क्या होता है? आयत एक चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है कि जिसमें 4 भुजाएं होती है, वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब आगे मैं नेक्स्ट आपके सामने देखो जैसे बात करता हूँ यहाँ पर है, देखो आगे की जब मैं बात कर देता हूँ आपके सामने, तो एक सबसे पहले आयत से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कोई भी अपने पास में बहुभुज हो, कोई भी अपने पास में क्या हो? बहुभुज हो। किसी भी बहुभुज के लिए, किसी भी बहुभुज के लिए यदि अपने को निकालना हो अंतः कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के लिए क्या निकालना हो? अंतः कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के लिए अंतः कोणों का क्या निकालना हो? योग। तो ये होता है n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। सर ये n क्या महाभारत होती है? तो n होती है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। n क्या होता है? तो n होता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? n होती है। बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? n होती है। तो अंतः कोणों का योग किसी भी आकृति के लिए, किसी भी आकृति के लिए, किसी भी बहुभुज के लिए अंतः कोणों का योग निकालना है तो क्या सूत्र काम में ले लेंगे सर? n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180। जैसे मैंने ये मान लो यहाँ पर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिख दिया, क्वेश्चन इस प्रकार में लिख दिया कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या है? तो आप कहोगे सर चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब भुजा कितनी? 4। यानी कि यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लगा दो, देखो 4-2 गुणा 180, 4 में से 2 गया, 2 गुणा 180 कितनी डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। ये मान लो मैंने यहीं पर कोई क्वेश्चन इस प्रकार लिख दिया कि 10 भुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। 10 भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो 10 भुज के लिए यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? 10। तो 10-2 गुणा कितना आ जाएगा? 180, यानी कि 8 गुणा 180, 18 8 कितना होता है? 144, साथ में 0 तो 1440 डिग्री हो जाएगा। तो 10 भुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 1440 डिग्री। फॉर्मेट अपने को याद में रखना है कि सर इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आपको इसका फॉर्मेट हमेशा से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसका जो फॉर्मेट है अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का, वो अपना क्या हो जाएगा? इसका जो अपने अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मेट है वो हो जाएगा n-2 गुणा 180 हो जाएगा। n-2 गुणा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। किस चीज़ का फॉर्मेट होता है ये? अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का अपना फॉर्मेट होता है। और इस प्रकार से अपन बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन किसका ज्ञात योग कर सकते हैं? बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र हमने देख लिया। इस तरह बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो कितना होता है? n-2 गुणा 180 होता है। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके क्लियरली समझ में आ रही होगी। आगे देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसी प्रकार से किसी बहुभुज की बात करेंगे तो किसी भी
बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में किनकी संख्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मेट काम में लेते हैं n(n-3/2), n(n-3/2). ये फॉर्मेट अपने को याद में रखना है कि ये वाला जो फॉर्मेट है वो काम में लिया जाता है, किस चीज़ के लिए काम में लिया जाता है, तो ये वाला फॉर्मेट जो होता है, ये वाला जो फॉर्मेट होता है वो अपने काम में लिया जाता है। वो काम में किसके लिए लिया जाता है, तो ये फॉर्मेट काम में लेते हैं अपन विकर्णों की संख्या निकालने के लिए। कौन सा फॉर्मेट काम में लेते हैं बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, तो ये लेते हैं n(n-3/2), n(n-3/2). जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज में मतलब कि इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 4। आपको n की जगह 4 रखना है, n वही भुजाओं की संख्या होता है, तो 4 कोष्टक 4 माइनस 3/2, तो 2 से 2 बार कटा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा 2, तो आंसर 2 हो गया। किस चीज का, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। ये मान लो यहीं पर मैंने कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिख दिया होता कि षटभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, षटभुज में विकर्णों की संख्या होगी, तो षटभुज में विकर्णों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो n का मान षटभुज n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का मान 6 तो रख दो 6, 6 माइनस 3/2, तो 6 गुणा 3/2, तो यह आ जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मेट ध्यान में रखना है, तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए अपने को ध्यान में रखना है n(n-3/2). उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होगी। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आयत स्टार्ट किया था। आयत में हमने देखा आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, और कैसी होती है, समानांतर होती है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके बाद हम देखा कि आयत के अंतः कोण का योग कितने डिग्री होता है, तो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फिर हमने देखा कि अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र तो n-2 गुणा 180 होता है। हमने फिर देखा कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है n(n-3) बटा क्या होता है, 2 होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयत में विकर्णों की संख्या। देखो मैं जब यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो आयत की बात करता हूँ, तो आयत में विकर्णों की संख्या, तो आपको पता है आयत में 4 भुजाएं होती है, और 4 भुजाओं के लिए विकर्णों की संख्या के बारे में हमने निकाल लिया, कितनी आ जाएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो आयत में विकर्णों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 2 होती है। आगे देखो मैं जब बात करता हूँ आपके सामने किसी भी आयत को लेकर के, तो एक आयत जब अपने पास में इस प्रकार से है, आयत की लंबाई जो है वो क्या दे रखी है अपने को, इस प्रकार से। देखो ये होता है आयत में एक विकर्ण जो 2 इसके शीर्षों को मिला देता है, जैसे ए बी सी और डी। कहीं भी आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि विकर्ण क्या कहानी होती है, तो विकर्ण के बारे में ध्यान रखना, किसी आकृति के 2 शीर्षों को, किसी आकृति के 2 शीर्षों को मिलाने वाली सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। सीधी रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। कि अपने पास में कोई भी ऐसी आकृति जिसके 2 शीर्षों को आपस में यदि मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, अपना
विकर्ण कहलाता है। अब जब मैं विकर्ण की बात यहाँ पर करता हूँ तो ये कोण बनता है अपने पास में 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनते ही ये बन जाता है अपने पास में समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय काम करती है। देखो जिस प्रकार से मैं आपके सामने बताता हूँ यहाँ पर कि अपने पास में एक ले लेते हैं अपन समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से अपने पास में है ये अपने पास में एक समकोण त्रिभुज हैं ABCD, ABC, ये A, ये B और ये C। ये कोण अपना इसमें रहता है 90 डिग्री का। और समकोण त्रिभुज की ये जो त्रिभुज बन रहा है अपना, वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। आगे इसके बारे में डिटेल से और देखेंगे अपन। ये बनता है अपना कौन सा? समकोण त्रिभुज बनता है। इसमें 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा है वो कहलाती है आपकी कर्ण। इधर वाली भुजा को नाम देते हैं लंब, इधर वाली भुजा को नाम देते हैं अपन आधार, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर। तो इसके लिए प्रमेय काम करती है कौन सी? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। और यदि आपको यहाँ पर कर्ण निकालना होता है तो कर्ण बराबर इधर स्क्वायर उठाने के लिए अंडर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाता है। तो अब इस आकृति में यदि मैं इसको कह रहा हूँ कि ये L है और ये क्या है? B है, तो इसको निकालना है तो ये कर्ण है, कर्ण बराबर क्या हो जाता है? L का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? B का स्क्वायर। L का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? B का स्क्वायर हो जाता है। तो जब मैं कहता हूँ कि आयत का अपने को विकर्ण निकालना है तो आयत का जो विकर्ण है वो क्या हो जाता है? तो आयत का विकर्ण की जब मैं बात करता हूँ तो आयत का जो विकर्ण है वो हो जाता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? चौड़ाई का स्क्वायर। अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? चौड़ाई का स्क्वायर। नेक्स्ट मैं आपके सामने बात करता हूँ आयत का परिमाप। नेक्स्ट मैं आपके सामने बात करता हूँ किसके बारे में? आयत का परिमाप। आयत के परिमाप की जब मैं बात करता हूँ तो आयत का परिमाप मैंने कहा था चारों ओर की लंबाइयों का योग। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक L चला, ये B, ये L, ये B, तो L प्लस B प्लस L प्लस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। यानी परिमाप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस B प्लस L प्लस B, अर्थात L और L 12, B और B हो जाएगा 2B। 2 को कॉमन लिया तो 2 कोष्टक L प्लस B, अर्थात आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है वो क्या हो जाता है? तो आयत के परिमाप का जो सूत्र है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियरली अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आयत का परिमाप, परिमाप मतलब चारों ओर की बाउंड्री लेनी है। चारों ओर की बाउंड्री ली तो मैंने देखो इसमें से क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ तक मैं आया तो ये L, ये B, ये L, ये B, L प्लस B प्लस L प्लस B, अर्थात 2L प्लस 2B, 2 कोष्टक L प्लस B, 2 कोष्टक लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने यदि बात करूँ आयत के क्षेत्रफल के बारे में, इसके बारे में बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट आपके सामने मैं बात करता हूँ आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट मैं आपके सामने यदि बात करता हूँ किसके बारे में? आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात करता हूँ। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो जाता है? लंबाई गुणा क्या हो जाता है? चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई हो जाता है। आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा क्या हो जाता है? चौड़ाई हो जाता है। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो हमने यहाँ तक आयत के बारे में देख लिया कि आयत का जो विकर्ण है वो होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। फिर हमने देखा आयत का जो परिमाप है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर हमने देखा आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वो क्या होता है? अपना लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आगे देखो, अब इस आयत के विकर्ण के आधार पर बहुत सारी चीज़ें अपने सामने बनकर के आती हैं। जैसे अपने पास में ये एक आयत है, ये अपने पास में इस प्रकार से क्या है? एक आयत है, ठीक है। इस आयत की जब मैं आपके सामने बात करता हूँ तो इस आयत में अपने पास में इस प्रकार से कुछ विकर्ण हमने इसमें बना दिए हैं।
ये हमने इसमें विकर्ण ले लिए, ठीक है। ये हो गया, अपने पास में आयत है और इस आयत की विकर्ण अपने पास में ये हो गए। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी, ये बिंदु में ले लेता हूँ ओ। और ए सी और बी डी इसके क्या हो गए हैं भाई, विकर्ण हो गए। ए सी और बी डी आयत के क्या हो गए हैं, विकर्ण हो गए हैं। तो ये हैं आयत के विकर्ण हैं। देखो सबसे पहली चीज, यदि मैं एक ही विकर्ण खींचता आयत में, यदि मैं एक ही विकर्ण खींचता हूं तो वो आयत को दो बराबर भागों में बांट देता है, इस वाले और इस वाले पोर्शन में। दोनों विकर्ण खींचता हूं तो यहां से जैसे इसको मैंने A1 नाम दे दिया, इसको मैंने A2 नाम दे दिया, इसको मैंने A3 नाम दे दिया, इसको मैंने A4 नाम दे दिया। तो A1 A2 A3 A4 का जो क्षेत्रफल है उसका मान हमेशा कैसा रहेगा, बराबर रहता है। तो पहला पॉइंट आपको यहां से ये ध्यान में रखना है कि आयत का एक विकर्ण आयत को दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। आयत को दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। दूसरा देखो, आयत के दोनों विकर्ण आयत को चार समान क्षेत्रफलों में विभाजित करते हैं। यानी कि A1 A2 A3 A4 चारों जो क्षेत्रफलों के मान हैं वो आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। अर्थात A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 होगा। अर्थात आयत जो होता है वो क्या करता, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को कितने क्षेत्रफलों में, चार समान क्षेत्रफलों में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो ये हो गया आपका A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। यानी आयत को जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण एक दूसरे को चार समान क्षेत्रफलों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। यानी विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ पर चार बराबर क्या बन जाते हैं, क्षेत्रफल बन जाते हैं। अब नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आयत के जो विकर्णों की लंबाई है, आयत के विकर्णों की लंबाइयाँ समान होती है। आयत के विकर्णों की जो लंबाई है वो कैसी होती है, समान होती है। आयत के विकर्णों की जो लंबाई है वो कैसी होती है भाई, समान होती है। आयत के विकर्णों की लंबाई जो है वो कैसी होती है, समान होती है। नेक्स्ट में यदि बात करता हूँ तो जो आयत के जो विकर्ण हैं, नेक्स्ट यदि आयत के विकर्ण की बात करता हूँ तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब देखो इस समद्विभाजित शब्द का मतलब समझो। इस समद्विभाजित का मतलब क्या है, सम प्लस द्वि प्लस भाजित। इसका समद्विभाजित शब्द का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में बांटना। समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजित शब्द का जो मतलब है वो क्या होता है, समान दो भागों में बांटना। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर ए और बी कोई लाइन खींचूं और इसको यदि एक काट दूं कि मैं कहता हूँ ए ओ बराबर है ओ बी, इसका मतलब मैंने क्या किया है, ए बी को समान दो भागों में विभाजित किया है। अर्थात ओ ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटने का क्या कर देता है, काम कर देता है। तो ये होता है सम प्लस द्वि प्लस भाजित, अर्थात समान दो भागों में बांटने का कार्य
करता है। इसके आगे जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सम दो भागों में बांटने का मतलब क्या हो जाएगा कि AO बराबर OC हो जाएगा, OB बराबर क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा इसमें AO, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ AO बराबर OC हो जाएगा और BO बराबर क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आप सभी की क्लियरली समझ में आ गई होगी, सबकी क्लियर भी हो गई होगी। इसके आगे मैं बात करता हूँ देखो आयत के बारे में, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो। तो देखो जैसे आयत जो है उसके अंदर कोई बिंदु P स्थित है, ये मान लो ये एक अपने पास में क्या है, आयत है, और इस आयत के अंदर यहां मान लो ये कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है। तो बिंदु P को जब मैंने यहाँ पर स्थित कर दिया तो अब देखो यहाँ से इस प्रकार से कुछ लाइनें बनाता हूं मैं, यहाँ शीर्षों को मिला देता हूं यहाँ पर। इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसमें शीर्षों को मिला दिया। ये अपने पास में क्या है, कोई बिंदु P है, इसको मैंने शीर्षों A B C D से मिला दिया। ये वाला एरिया मैंने A1 लिख दिया, ये वाला एरिया मैंने A2 लिख दिया, ये वाला एरिया मैंने A3 लिख दिया, ये वाला एरिया मैंने A4 लिख दिया। तो जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जब एक अंदर बिंदु, पॉइंट लिख देता हूँ मैं, आयत के अंदर बिंदु P स्थित हूं, तो आयत के अंदर यदि कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, तो यदि आयत के अंदर कोई बिंदु P स्थित होता है तो यहां से जो चारों क्षेत्रफल बनते हैं, आमने सामने के क्षेत्रफलों का जो योग है वो कैसा होता है, बराबर होता है। किसी आयत के अंदर यदि कोई बिंदु P स्थित है, किसी आयत के अंदर यदि कोई बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P स्थित है तो आमने सामने के क्षेत्रफलों का योग अर्थात A1 प्लस A3 का मान, A2 प्लस A4 के बराबर होता है। A1 प्लस A3 का मान A2 प्लस A4 के बराबर होता है। अर्थात किसी भी आयत के अंदर यदि कोई बिंदु P स्थित है तो आमने सामने के क्षेत्रफलों का योग जो है वो कैसा होता है, तो आमने सामने के क्षेत्रफलों का योग समान होता है। यहाँ से एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जो ये बिंदु बनाया है इससे जो संगत भुजाएं होती है उनके वर्गों का योग भी बराबर होता है। अर्थात यहाँ से जैसे DP का स्क्वायर, फिर देखो ये लाइन यहां से आकर इधर मिलेगी तो प्लस PB का स्क्वायर, DP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, AP का स्क्वायर प्लस, ये लाइन देखो इस प्रकार से जा रही है तो PC का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PC का स्क्वायर। तो ये भी इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो संगत भुजाएं होती है उनको यदि जोड़ रहे हैं तो जोड़ने वाली भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। जोड़ने वाली भुजाओं के वर्गों का योग आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये तो बात थी जब आयत के अंदर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है। अब देखो नेक्स्ट जब मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट बात इस प्रकार से है कि आयत के बाहर कोई बिंदु P स्थित है, आयत के बाहर कोई बिंदु P स्थित हो, आयत के बाहर कोई बिंदु क्या स्थित हो, आयत के बाहर कोई बिंदु P स्थित हो। अब P स्थित होने का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने पास में ये एक आयत है और इस आयत के जब मैं वहां बात करता हूं तो ये अपने पास एक आयत है और यहां से मैंने क्या लिया कि एक बाहर कोई बिंदु P ले लिया, यहां पर एक बिंदु मैंने बाहर की ओर यहां पर क्या ले लिया कि एक बाहर की ओर कोई बिंदु क्या स्थित है भाई, बिंदु P स्थित है। अब इस P को मैं यहां क्या कर देता हूं, इन लाइनों से मिला देता हूं। देखो ठीक है, देखो इसको मैं जब यहां पर इस बिंदु P से यदि मिलाता हूं यहां पर तो ये गया यहां पर, ये आ गया यहां पर और ये वाला मिला दिया मैंने यहाँ पर ऐसे, और एक मैंने मिला दिया यहाँ से इस प्रकार से ये वाला। ठीक है भाई, जैसे इसमें मैं यदि बात करता हूँ तो इसके मैंने साइज बढ़ा दी है यहाँ पर,
ये देखो इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसको बिंदु P को मिला दिया। अब इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर नॉमिनेट किस प्रकार से कर देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया मैंने B, इसको नाम दे दिया C, इसको मैंने नाम दे दिया D। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब बाहर की ओर, आयत के बाहर की ओर, आयत के बाहर की ओर यदि कोई बिंदु P स्थित होता है तो मैं किस प्रकार से इसको हल करूंगा। तो ये होता है, देखो इधर से छोटी भुजा ले लो और इधर से बड़ी, एक साइड से छोटी और एक साइड से बड़ी, एक साइड से छोटी दूसरी साइड से बड़ी, छोटी ले कौन है, PD का स्क्वायर, छोटी कौन है, PD का स्क्वायर, प्लस इधर से बड़ी कौन है, PB का स्क्वायर। तो PD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर बराबर, इधर से हमने बड़ी ली थी अब छोटी ले कौन आ जाएगा, PC का स्क्वायर, इधर से छोटी ली थी अब बड़ी ले लो, अब कौन आ जाएगा, प्लस AP का स्क्वायर हो जाएगा। और ये भुजाएं जो हैं इनके वर्गों का योग आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। कि आयत के बाहर कोई बिंदु P स्थित है तो इसके शीर्षों को जब मिलाते हैं तो शीर्षों को मिलाने पर इधर की छोटी भुजा का योग, इधर की बड़ी भुजा के वर्ग का योग, और इधर से छोटी का इधर से बड़ी भुजा के वर्ग का योग आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीजें आपके क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक जो अपने आयत के लिए लास्ट पॉइंट बचता है, वो लास्ट पॉइंट इस प्रकार से है कि जैसे अपने पास में ये कोई आयत है, ठीक है, और इस आयत में जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर है, तो इसमें क्या है कि अंदर की ओर कोई बिंदु P स्थित है। ये जो अपना आयत है, इस आयत की जब मैं बात करता हूँ तो आयत में क्या है कि यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, ये मान लो, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सम्मुख शीर्षों से मिला दिया। इस बिंदु P को मैंने इधर सम्मुख शीर्षों से इस प्रकार से मिला दिया। तो ये मेरे पास आकृति बन गई ABCD कि किसी भुजा पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। आयत की भुजा पर बाहर बिंदु कर लिया, अंदर बिंदु कर लिया, भुजा के ऊपर बिंदु P स्थित हो। इस बार मैंने जो बिंदु P स्थित किया है वो किस पर कर दिया, भुजा के ऊपर कर दिया। तो मैंने बिंदु P को यदि भुजा के ऊपर स्थित कर दिया तो यहां से जो ABCD एरिया है, यानी जो एरिया ऑफ, जब मैं एरिया की बात करूं कौन से की, जो ये वाला है कि सम्मुख शीर्षों से मिलाने पर जो एरिया बन रहा है वो कौन है, APB। कि आयत के किसी शीर्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, सम्मुख भुजा के शीर्षों या सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनने वाला जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का कैसा होता है, आधा होता है। कह दे कि इस आयत का क्षेत्रफल या कह दे त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 अर्थात 10 वर्ग मीटर हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 10 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें मैंने आयत के बारे में जो आपको समझाई हैं क्लियरली समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि हमारी जो क्लासेज हैं वो आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी। और यहाँ पर इसके बारे में विशेष ये ध्यान रखना है कि आयत के यदि किसी भी शीर्ष पर भुजा पर कोई बिंदु P स्थित है, सम्मुख शीर्षों को जब मैं मिला रहा हूँ तो सम्मुख शीर्षों से मिलाने पर जो बनने वाली आकृति होती है, उस आकृति का क्षेत्रफल संपूर्ण आकृति के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्लियर है, यहाँ तक की सारी चीज़ें सबके समझ में आ गई होगी। अब देखो आयत के आधार पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ में। जितने भी इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी की मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ।